राम राम दोस्तों। आज गौरव भाई हमारे साथ मौजूद हैं। मन और गौरव भाई ने दोनों ने LLB कर रखी है दिल्ली यूनिवर्सिटी से और हाल फिलहाल में डूसू में इलेक्शन हुए हैं, तो भाई साहब बहुत सक्रिय हैं डूसू इलेक्शन में। खुद नहीं लेकिन जो ट्रेंड चल रहे हैं, उम्मीदवार हैं कि पूरे पिछले 10 साल की राजनीति रही है, इसके बारे में गहरी नजर रखें। तो आज गौरव भाई से बात करेंगे। गौरव, मैं यार यूनिवर्सिटी में आया 11 में और फैकल्टी में आया 14 में, और तू फैकल्टी में आया मेरे ख्याल से 17-18 में, और तू कंटिन्यू टच में है, मैं थोड़ा सा निकल गया उसके बाद। तो हाल फिलहाल जो डूसू के इलेक्शन हुए हैं, तो 4 कैंडिडेट टॉप 4 जो इनकी बात करें, एक NSUI का जीता है, 3 ABVP के। तो नहीं इलेक्शन जीता है, इसके बारे में क्या राय है? कि इसके ट्रेंड रहे, जोन जीता क्यों जीता, हारा तो क्यों हारा? बेसिकली अगर इस इलेक्शन की बात की जाए तो इसमें 2 मेन पार्टीज है। एक ABVP है जो कि RSS एफिलिएटेड बॉडी है, बीजेपी कह सकते हैं उसको। एक NSUI है जो कांग्रेस एफिलिएटेड बॉडी है। और अब की बार देखने को ये मिला कि अब की बार आयसा एक पार्टी है जो लेफ्ट विंग से आती है, और एक SFI एक नया संगठन जिसने अब की बार सक्रिय रूप से अपने इलेक्शन में काम किया है। ठीक, अगर मैं जिसमें 2 मेन पार्टी से फाइट करें तो वो NSUI और ABVP में थी। अब की बार एक चीज नहीं देखने को मिली कि पिछले 3 साल से इलेक्शन नहीं हुए थे, तो अब की बार 3 साल का एज रिलेक्शन था कि मतलब पहले डूसू को कंटेस्ट करने के लिए कितनी उम्र हो जाती है? पहले 22 साल होती थी यूजी कोर्स के लिए। अच्छा, यूजी कोर्स की, और PG कोर्स जिसके अंदर लॉ भी आता है, उसके लिए 25 साल होते थे। अच्छा, ये कितनी करती थी? अब की बार 28 साल थी, 3 साल का रिलेक्शन दे दिया। कोविड के लिए दिया था, ये कोविड के कारण दिया गया था। क्या क्यों? मतलब जिन्होंने तैयारी की, जो प्रिपरेशन कर रहे थे, उनकी ये दिक्कत थी कि उनकी एज जा चुकी थी। ठीक, समझ गया। मतलब हमारे जेन्युइन रीजन था, जेन्युइन रीजन थे। तो इनकी बार हितेश गोलिया NSUI से था, अभी दिया था, 2 कैंडिडेट और थे, और दूसरी तरफ ABVP थे भी। तो खाली अभी दिया जीता है वाइस प्रेसिडेंट NSUI की तरफ, 3 ABVP की जोड़ी मिल गई। तो संचौदा के बाद हम ट्रेंड देखने लग रहे हैं कि मोस्टली बाय एंड लार्ज ABVP प्रेसिडेंट की पोजीशन तो ले जा है, कभी कोई NSUI के बीच में आ गया। 14 तो पहले जो ट्रेंड था, मतलब नेशनल पॉलिटिक्स में रिफ्लेक्ट करने लग रहे हैं। तो अगर इस कन्वर्सेशन हम खोलें और बात करें पिछले 10 साल के इतिहास की, तो बहुत पुराना इतिहास है डूसू इलेक्शंस का। तो पहले वे 4 पोस्ट कौन सी है जिनकी खातर में इलेक्शन हो गए? वे 4 पोस्ट। एग्जीक्यूटिव कमेटी इनकी कोई, इनका क्या रोल है डूसू इलेक्शन में? क्या इनकी पावर्स हैं? किस सदस्य होते हैं? ये कहाँ बैठते हैं? थोड़ा सा इसके बारे में बताओ। जैसे कि क्या है कि जो ये डूसू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन, ये पहली बात तो ये कि डूसू के इलेक्शंस हर कॉलेज में नहीं होते। हर जो यूनिवर्सिटी के पास के अंदर तकरीबन अगर थोड़ा देखा जाए तो 100 के आसपास डिपार्टमेंट्स और कॉलेज मिला के, सही। लेकिन हर जगह पे इलेक्शंस नहीं होते। कुछ डिपार्टमेंट्स में और कुछ 51 कॉलेजेस में, जैसे सेंट स्टीफन का इलेक्शन है, उसका लेना देना नहीं है, वो अपना एक अलग फॉर्म करता है। ठीक है। अब इसमें क्या है, जो डूसू है, जिससे डूसू से रिलेटेड जो कॉलेजेस हैं, वो एक डूसू की वोटिंग होती है। ठीक है। इसको नहीं देख सकते हैं कि डूसू के अंदर 4 सीटें होती है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी। ठीक है, तो ये 4 पोस्ट है। अब इसके बाद क्या आता है, जो कॉलेज होते हैं, कॉलेज में डूसू को रिप्रेजेंट करने के लिए होते हैं CCs, सेक्टर काउंसिल। कहीं पे 1, कहीं पे 2, मोस्ट 99% चांसेस में 2 CC हर जगह होते हैं। ठीक है, ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है। जो CC है वो मिलके बनाते हैं, वो कलेक्टिव वोट डालते हैं EC के लिए, एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए, जो एक मेन बॉडी कह सकते हैं। 4 वो और 15 ये लोग मिलके एक मेन, मतलब जो सारे कॉलेज हैं, काउंसलर हैं, पर कॉलेज 2, वो एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाओगे, वे आपस में CC जो है वे 15 होंगे। नहीं, वो क्या होगा, उनमें से जो क्या होता है, किसी कॉलेज का प्रेसिडेंट या किसी कॉलेज का CC EC के लिए कंटेस्ट कर सकता है। अच्छा, उनमें से वो 15 आदमी होते हैं। वो 15 मेंबर चुने जाएंगे। उसमें रिजर्वेशन भी होती है, लेडीज सीट भी होती है, वो सीट रिजर्व होती है, वो उसके अंदर। और 4 हो गए जो मेन कंटेस्ट कर रहे हैं, फेस हैं। हाँ, मेन जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी। तो ये जो टोटल मिला के सारी बॉडी बनती है, इसके अंदर ये पास करते हैं डूसू का बजट। तो ये 19 लोग हो गए, मैं कहूँ। मतलब इसमें क्या है, मुझे थोड़ा एग्जैक्ट फिगर में बात करूं तो ये 15, और इसमें कुछ गर्ल्स का जो रिजर्वेशन है वो इससे अलग भी है, या इसके अंदर में थोड़ा सा इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन। चलो, मतलब लेकिन आए 15, 20, 25 लोगों की बॉडी हो जाएगी। तो एग्जीक्यूटिव कमेटी बजट पास करती है। ठीक है, कुछ इसमें अंदर बात करें तो 20-22 लाख रुपए टोटल बजट होता है इसका। ये बजट जो होता है गारंटी डीयू देता होगा, नहीं वो अपने हाइट से देता होगा। जो क्या है
जो हमारी फीस होती है, यूनिवर्सिटी को जो फीस पे करते हैं, अरे उसके अंदर परसेंटेज उसका एक कंपोनेंट होता है। ठीक है, उसका एक स्टूडेंट यूनियन कंपोनेंट होता है। तो जैसे 20-22 लाख है, 25 लाख जितने का बजट है। हाँ, अब डूसू में कॉलेज तो यार इतने हैं, मतलब 10-15 कॉलेज, 10-12 कॉलेज तो अंदर नॉर्थ में हमारे। हाँ, फिर साउथ कैंपस अलग हो गया, और दिल्ली में बाहर आउटीरियर में तो बहुत कॉलेज है, अलीपुर श्रद्धानंद है, गार्गी है, 50 बहुत कॉलेज सारे बनते हैं, 50 बहुत कॉलेज उनके एफिलिएट कॉलेजेस हैं जो इलेक्शन में भाग लिए हैं। और ये एमए के डिपार्टमेंट, एमएससी के डिपार्टमेंट इसका हिस्सा है। जैसे लॉ तो है, लॉ फैकल्टी है, ये है डिपार्टमेंट्स और इसके पार्ट जो पीजी कोर्सेज के, जो पीजी कोर्सेज कुछ डिपार्टमेंट्स हैं वो इसका पार्ट फॉर्म करते हैं। ठीक, मास्टर्स का। तो कुल मिलाकर अब ये बता कि 20-25 लाख का बजट जो है ये पास कराए हैं, तो ईयर मार्क कराए फंड्स किस काम के यूज होंगे? ये क्या होता है, इसमें ईयर मार्क होता है फंड, मतलब क्या होता है, इनके अलग अलग हेड्स होते हैं, एक कल्चरल का, एक स्पोर्ट्स का, इस तरह के एजुकेशन, मतलब उसमें परसेंटेज फिक्स होती है कि इतना फंड इस पे अलॉट करना ही करना, एक्सपेंड करना इतना इस पे करना, इतना इस पे करना है। तो क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल चांसेस में क्या होता है कि 4 कैंडिडेट्स हैं, तो 4 कैंडिडेट से उस टोटल फंड का 4 हिस्सा कर लेते हैं। ठीक है, उस 4 हिस्से में फिर डिसाइड कर लेते हैं कि भाई मैं किसका करूंगा, मैं किसका करूंगा, क्योंकि क्या होता है, सेक्रेटरी मीटिंग कॉल कर सकता है, इसके बाय लॉज हैं, ये सोसाइटी रजिस्टर्ड होगी ना, ये रजिस्टर्ड अपने इसके अंदर बाय लॉज है जो डीयू के अंदर आते हैं। ठीक, इसमें कि सेक्रेटरी मीटिंग कॉल करेगा इसी के लिए, वो उसके अंदर बजट पास होगा, तब उसकी फॉर्मेशन होगी है। और सेक्रेटरी एक एक्टिव पार्ट होता है इसके अंदर, जनरल सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी एक ही पोस्ट, एक ही है, मतलब उसको जनरल सेक्रेटरी को सेक्रेटरी को एक ही पोस्ट कहते हैं, एक ही पोस्ट है। ठीक है, वो उसको बजट पास करेगा, सारे उसको मीटिंग कॉल करेगा, सब कुछ कराएगा। और फिर क्या होता है, 4 आदमी बांट लेंगे कि भैया 5-6 लाख रुपए मेरे से, 5-6 लाख करके, और फिर ये अपने प्रोग्राम्स कराते हैं। अच्छा, तेरे को लगता है बजट सफिशिएंट है? बजट इतने बड़े यूनिवर्सिटी में इतने कॉलेज हैं, 25-30 लाख का बजट स्टूडेंट वेलफेयर के लिए। देखो, ये बजट अगर बात करी जाए तो डूसू के लिए, क्योंकि हर कॉलेज का जो फंड होता है, कॉलेज का यूनियन होती है, वो अलग हो गया, वो फंड अलग होता है, लेकिन मैं जनरल कह रहा हूँ। हाँ, तो अगर जनरल बात करी जाए तो फंड कहीं सफिशिएंट कम रहता है, मतलब प्राइवेट पैसे देख के लगा हमने, बहुत कम रहता है। अच्छा, दूसरी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में कोरम का भी कुछ चक्कर है, 3 मेंबर जुड़ेंगे जब मीटिंग सक्सेसफुल मानी हाँ, इसके काफी सारे लॉज हैं, हो गए। तो इसमें जैसे कई बार तुमने क्या होता है कि पूरी की पूरी टीम जो है ना, जैसे सबकी बार हुआ है, वो एक पार्टी की नहीं हुई या एक ग्रुप की नहीं हुई, एक वाइस प्रेसिडेंट उनका आ गया, तो ऐसे केस में मतलब 50-50 हो जाए, 2 इस तरफ के 2 इस तरफ के, तो वो फिर कैसे चलाते हैं? तो इसमें ये होता है कि मेन दिक्कत अब आती है जब सेक्रेटरी किसी और पार्टी का। अच्छा, क्योंकि मेन पावर सेक्रेटरी की है। सेक्रेटरी, जैसे पिछली बार क्या हुआ था, 19 में भी एक लड़का था आशीष लांबा, वो लॉ फैकल्टी से ही था, वो सेक्रेटरी था एनएसयूआई से। उससे पहले आकाश चौधरी था 18, वो भी सेक्रेटरी था एनएसयूआई से। उस केस में थोड़ा टसल हो सकती है, मतलब आपस में कोई कमेटी में नहीं आ रहा है, कमेटी में पास नहीं करें, कमेटी में पास 10 चीज हो जाए, मतलब क्योंकि मीटिंग कॉल करनी है, प्रेसिडेंट बोलेगा सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी करता है नहीं करता है, सेक्रेटरी उसके अंदर कुछ और नोज लेके आता है, तो ये चीज होती है। वाइस प्रेसिडेंट और ज्वाइंट सेक्रेटरी पोस्ट ऐसी होती है। एक ही बार वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट के रोल में आया था, वो हुआ था 18 में। अच्छा, 18 में क्या हुआ था, 18 में एक अंकी बसोया 18 में कंटेस्ट किया था प्रेसिडेंट के लिए, एबीवीपी से वो जीत गया। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे शक्ति सिंह था, ठीक, तो वो भी जीत गया था। लेकिन हुआ क्या, कुछ मतलब कई एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के कारण या कुछ खुद के डॉक्यूमेंट्स के रीजन के कारण अंकी बसोया को डिस्क्वालीफाई हो गया। तो वाइस प्रेसिडेंट का काम संभालता है और एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाता है। अब इसमें क्या है, कुछ टाइम पीरियड होता है कि 2 महीने के अंदर अगर डिस्क्वालीफाई होगा या 2 महीने के अंदर छोड़ता है तो दोबारा इलेक्शन हो सकते हैं, या 2 महीने बाद होता है तो वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट का काम संभालेगा। तो ये पहली बार मतलब वो बायलॉज के अंदर, लेकिन यूजुअली मेन काम सेक्रेटरी का। मतलब हम देख सकते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट बना और उसने पूरे साल चलाई। अच्छा, एक चीज और है, इनका मेन काम जैसे वीसी हो गया यूनिवर्सिटी का, या स्कूलों के प्रिंसिपल हो गए, एचओडी हो गए डिपार्टमेंट्स के, तो कोई लाइसेंसिंग का भी काम उनसे कोई काम करवाने का। फॉर्मल पूछ रहा हूँ, इनफॉर्मली नहीं, इनफॉर्मल पॉलिटिक्स अलग है, फॉर्मली है इस पर रूल कि क्या पावर्स हैं, या इनकी कोई इंटरेक्शन भी है वीसी से, एचओडी से, कॉलेज के मीटिंग्स से, ये कहीं किसी मीटिंग का हिस्सा है ये उसका एग्जीक्यूटिव कमेटी। ये बात की जाए तो मतलब जहाँ पे स्टूडेंट वेलफेयर की बात आएगी वहाँ पे डूसू के सिटिंग, अच्छा, एक रिप्रेजेंटेटिव होगा इनका, चारों रिप्रेजेंटेटिव को पूछा जाएगा कि हम ये चीजें फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि क्या है, ये एक ऑफिशियल बॉडी है, वो इनऑफिशियल बॉडी तो है नहीं, क्योंकि डीयू के अंडर आती है, जिस तरह डूटा है टीचर्स की बॉडी, वो भी ऑफिशियल बॉडी है। ऐसे ही ये 4 लोग भी रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों को। कल मान लो डूसू इलेक्शन लड़ना है, प्रेसिडेंट का, सेक्रेटरी का, उसका, तो किसी भी बच्चे के लिए क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन है, क्या होना चाहिए? एडमिशन होना चाहिए बस, और वो उस कॉलेज का पढ़ना चाहिए जो डूसू वाइस एफिलिएटेड है।
अटेंडेंस की क्या रिक्वायरमेंट है, कुछ और नंबर की रिक्वायरमेंट, वही मार्क्स होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए पेपर का, कोई बैक नहीं होना चाहिए, 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। अब क्या होता है, कई बार क्या होता है, क्योंकि हम डीयू में आए, हम ग्रेजुएशन में आए, यूजी कोर्स के अंदर आए, आते हम फर्स्ट ईयर में इलेक्शन नहीं कर पाते, डूसू का वो भी, या तो हमारे पास हम या हमारा इतना बड़ा सर्कल हम फॉर्म ही नहीं कर पाएंगे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर तक मतलब जहां तक होता है यूजुअली सीनियर से होते हैं वही लड़ते हैं। हाँ, जिसने यूनिवर्सिटी देखी है, एक ग्रुप फॉर्म हुआ है, क्योंकि क्या है, हर आदमी कोई भी, ये जो डूसू इलेक्शन है ये दिल्ली की विधानसभा लोकसभा से काफी बड़ा इलेक्शन है। मतलब मान लो कि पूरी दिल्ली में पुलिस फैले हुए हैं, पूरी दिल्ली का इलेक्शन है। दिल्ली के अंदर 7 लोकसभा सीट है, 70 विधानसभा सीटें हैं, और लगभग हर विधानसभा में एक पुलिस मिलेगा मिलेगा। तो उस केस में क्या होता है कि हर कहीं तक वो आदमी खुद नहीं पहुंच सकता, तो एक ग्रुप, बड़ा ग्रुप होगा जो हर कॉलेज में देखे उसके मतलब एज ए प्रेजेंट करे उसको, और वो वोट्स डलती हैं तो तभी जीत पाते। अच्छा गौरव भैया, बात कर ले हमने एग्जीक्यूटिव बॉडी की बात कर ली, इनकी पावर्स की बात कर ली, सिस्टम की बात कर ली, क्या कर सकते हैं क्या ना कर सकते। अगला एक जो है वो इलेक्शनरीज पे आ जाते हैं कि ट्रेंड्स क्या है। जैसे हम कॉलेज में हिंदू में थे तो उस टाइम सोचा करते थे कि नहीं, मेन जो जितवा ना हॉस्टल वाले जितवा हैं, डे स्कॉलर्स आधे वोट करने नहीं आते। तो यहाँ क्या, एक तो डे स्कॉलर्स वर्सेस हॉस्टलर्स वाला जो डिबेट है, दूसरा जो यहाँ के आप कह सकते हो कि विद इन दिल्ली जो कैंपसेस हैं उनकी वोटिंग पैटर्न, और आउटसाइड जैसे आउटस्कर्ट्स पे कॉलेज है, दूर है, दो कैंपस का हिस्सा नहीं है, उनकी वोटिंग पैटर्न। तो इस पे कुछ बताओ कि इसमें कोई ट्रेंड है या रैंडम वोटिंग है ये? नहीं, रैंडम वोटिंग तो नहीं है ये। जब क्या होता है, डीयू के अंदर जो डिबेट है ना, या हर इलेक्शन की बात करें, अब तक जितने भी इलेक्शन हुए इतिहास में उन सब की बात करें, तो हॉस्टल एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हॉस्टल क्योंकि कंसंट्रेशन एन वो मास वोटिंग होती है, ब्लॉक वोटिंग होती है वहाँ। वो सबसे बड़ा मुद्दा इसलिए है क्योंकि 100 बच्चे पे एक सीट है उसके अंदर। सबसे बड़ी डिबेट ही है। हर कोई आएगा इलेक्शन में कहेगा कि हम हॉस्टल बनवाएंगे, लेकिन जब 100 बच्चों में एक सीट है तो सीट तो बढ़ती नहीं है। अब बात अगर हम बात करी जाए डे स्कॉलर वर्सेस हॉस्टलर, हमें हॉस्टलर से मिलाने पड़ेंगे वे बच्चे जो पीजी में रहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हाँ इक्वल फाइट है। अगर हॉस्टलर्स वर्सेस डे स्कॉलर से बात करें तो ये वो वाली बात हो जाएगी कि एक तरफ एक आदमी दूसरे 100 आदमी। अगर हम पीजीज को इंक्लूड कर दें तो हाँ कह सकते हैं कि हाँ एक बड़ा चंक होता है इसके। अच्छा डे स्कॉलर, क्योंकि ये न्यू मानी जा रहा है बात कि यार ये गणित करे तो मतलब वोटिंग परसेंटेज इतनी कम हो है, 30-40% वोटिंग हो है, इतने टोटल आदमी है नेशनल इलेक्शन की कंपैरिजन में। तो डे स्कॉलर तो अपने दूर आवे ना वोट करने पर, हॉस्टल वाले को तो खींच के ले जाओ वोट करने के लिए, वो तो हॉस्टल तो वोट करेगा पूरा। हॉस्टल वाले क्या है, हॉस्टल वाले जो बच्चे ना वो लगभग हर कॉलेज या हर डिपार्टमेंट के, मतलब कॉलेज की हमारी राजनीति भी अलग चलती है हॉस्टलों में ना, अपनी हॉस्टल के डिपार्टमेंट की हॉस्टल में यूनियन होती है, हॉस्टल में यूनियन होती तो है, वो भी ठेका लेते हैं वोट करवाने का किसी के नाम पे, हॉस्टल की यूनियन होती है। दूसरी बात ये कि जो कॉलेजेस के पास बहुत कम कॉलेज ऐसे हैं, जैसे हिंदू हो गया, रामदास हो गया, SRCC हो, इनके पास ही खुद के हॉस्टल्स हैं, बाकी हॉस्टल्स नहीं है। बाकी जो आपको नाम सुना होगा, वायर हॉल, जुबली मेंस, पीजी मेंस, ये सब हॉस्टल्स जो है ये पीजी कोर्सेज के लिए, ये जिनके पास कोई हॉस्टल्स नहीं है। तो इन सब की अगर सीट मिलाई जाए तो हम बात कर सकते हैं कि 1,500 सीट सारी होगी जो हॉस्टल्स की है। और दिल्ली के जो मतलब कैंपस के बाहर कॉलेज है उनका कुछ अलग ट्रेंड है वहाँ, उनका कैंपेनिंग करने का और वोटिंग का क्या होता है कि जो नॉर्थ कैंपस है इसमें हम बात करें तो 8 कॉलेजेस है। ठीक है, मैं अगर नंबरिंग पे आऊं तो नंबर कॉलेज, हाँ वो इतने हैं लोग। उसके बाद इधर से अगर हम नॉर्थ से शुरू करते हैं, नॉर्थ के बाहर जाएंगे तो लक्ष्मीबाई है, सत्यवती है, ठीक है, SPM है, उदयदिति है, सिद्धनाथ है, ठीक है। अगर हम जमुना पास ले जाए तो कोई कॉलेज पढ़ते हैं, ठीक है, एक विवेकानंद करके है और एक शाहबाद है मॉर्निंग वेस्ट में, पंजाबी बाग में शिवाजी राजधानी, ठीक है। आगे चले जाओ फिर इधर करोल बाग में आ जाएगा तो एक गुरु गोविंद सिंह खालसा कॉलेज है, एक पीतमपुरा में कॉलेज, इस तरह करके। उसके बाद अगर मोस्ट मतलब कंसंट्रेशन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि 3 हिस्सों में कंसंट्रेशन ज्यादा है, नॉर्थ कैंपस, कालकाजी, कुछ साउथ कैंपस, ठीक है। कालकाजी में जो देशबंधु दयाल सिंह सब कॉलेज है, ठीक है। उसके बाद साउथ में बात करें तो मोतीलाल, औरबिंदो, ये सारे कॉलेजेस, ठीक, औरबिंदो छोड़ दो, औरबिंदो बाहर है, ठीक है। ARSD ये कॉलेज है, ठीक है। इसमें भी कई कॉलेज में मॉर्निंग इवनिंग चलता है, डबल शिफ्ट चलता है, ठीक है। तो ये वाले ट्रेंड्स। अब क्या आता है, जो नॉर्थ कैंपस है उसमें अधिकतर वो बच्चा भी है जो सोनीपत से बाय ट्रेन आता है, हाँ मतलब कुछ तो वो डे स्कॉलर हो एक तरीके से, या फिर वो बच्चा है जो नॉर्थ ईस्ट बेल्ट से, जो ग्रामीण बेल्ट है, इससे पढ़ने आता है, इससे दिल्ली के जो बच्चे हैं, या फिर वो बच्चा जो शहरी दिल्ली जिसको आप इन्ना दिल्ली बोलते हैं, वो बच्चा भी नॉर्थ कैंपस को प्रेफर करता है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी की मेन सीट है
वो नॉर्थ कैंपस नॉर्थ कैंपस है। कैंपस का मतलब नॉर्थ कैंपस है। कैंपस यूनिवर्सिटी के 2 है वैसे, दो है, लेकिन कैंपस का क्या है मतलब नॉर्थ कैंपस है, मतलब जहाँ पे वीसी बैठता है वो नॉर्थ कैंपस, वो सीट वहाँ है, वो सीट वहाँ पे। ठीक है, अब देखा ही जाता है कि जो नॉर्थ कैंपस है वो लगभग एनएसयूआई गढ़ रहा है, नॉर्थ ना, नॉर्थ गढ़ रहा है। कहा जाता है कि कालकाजी जो है एबीवीपी का गढ़ रहा है। इसके अगर हम कास्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है, डीयूपी पॉलिटिक्स में कास्ट का बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये कह सकते हैं कि जो इसमें हम कास्ट कहाँ पे आती है, जहाँ पर कंसंट्रेशन होती है लोगों की। अगर हम नॉर्थ की बात कर रहे हैं तो नॉर्थ वाली बेल्ट में जाट ज्यादा है, जाटो गांव ज्यादा है। जाटो गांव दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली में, और कुछ यादव गांव है। ठीक है, ठीक है। नजफगढ़ साइड जाते हैं तो यादव गांव भी है, जाटो गांव भी है। अगर हम कालकाजी की साइड जाते हैं तो गुजर डोमिनेट करते हैं। तो बच्चे वही उसी कम्युनिटी से ज्यादा मिलेंगे उस कॉलेज के अंदर, क्योंकि उनके नजदीक है कॉलेज, नियरनेस वाला फैक्टर है। दूसरी बात ये, अब वोटिंग इफेक्ट कैसे हो उससे, तो अगर किसी का आसपास गांव है तो उसके जानने वाले 2-5 आदमी ज्यादा मिलेंगे उसके। सही, बिल्कुल ठीक है। तो बाहर अपने कैंपेनिंग करना अपने एरिया में थोड़ा प्रभाव ज्यादा हो जाता है, पोस्ट लगाना, ये वो पोस्ट लगाना बड़ा आसान। अब एक तो मतलब मान लो अब वो बच्चे आते हैं अब कि जो यूपी, ईस्ट यूपी से है, बिहार से है, मतलब डीयू क्या है, डीयू एक कम्युनिकेशन है पूरे इंडिया का, पूरे इंडिया का एक छोटा सा प्रारूप है। लेकिन अब पॉलिटिक्स तो लोकल सपोर्ट चलती है, लोकल फैक्टर में, क्योंकि देखो जो मनी मसल और वो कुछ भी हो गया, जब प्रोक्योरमेंट लॉजिस्टिकल फैक्टर्स हैं, कुछ चीज लेके आनी है, अब नॉर्थ ईस्ट से साउथ इंडिया से तो आएगी नहीं। तो देखो अगर मैं बात करूँ ना कि हम बात करें कि मेरे अपने 10-12 साल के मैंने जो देखा है उसमें उसकी बात करूं तो उसके अंदर क्या हुआ है, मैं बहुत इक्का दुक्का ऐसे आदमी है जो 100-150 किलोमीटर दूर से आके जिसने इलेक्शन लड़ लिया। एक अमित सिद्धू टीमा करके लड़का है, उसके फादर अभी मिनिस्टर भी है अभी पंजाब गवर्नमेंट में। अच्छा। ठीक है। एक वो मेरे नॉन में है जो सेक्रेटरी लड़ा था, लेकिन वो हार गया था। ठीक है, लेकिन रेयरली होता है, रेयरली होता है। फैक्टर सारा ये कि या तो दिल्ली के जाट या दिल्ली के गुर्जर है, कोई यादव, दिल्ली के यादव या आसपास दिल्ली एनसीआर, मैं दिल्ली एनसीआर के लिए लेता हूँ। 3 कास्ट है, ठीक है, 3 कास्ट है जो लड़ती है। और ये एबीवीपी और एनएसयूआई कंपल्शन है कि इनको टिकट देनी ही देनी पड़ेगी अगर अपना इलेक्शन कैंपेन उठाना है तो। और उसके बाद ये आता है कि एनएसयूआई मतलब क्या होता है, यकीन कह लो या फिर ट्रस्ट फैक्टर कह लो। एनएसयूआई पे जाटो का थोड़ा ट्रस्ट फैक्टर ज्यादा है, वो हरियाणा में हुड्डा की वजह से, हरियाणा बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि दिल्ली 3 साइड से हरियाणा से घिरी हुई है और लगभग ये जाटो के गांव है। ठीक है। और कांग्रेस काफी पावर में रही है हरियाणा के अंदर, इस वजह से एक आर्डर बन जाता है ना, पुराना वो फैमिली बीच मतलब ये होता है ना कि मैं यहाँ पे जाऊंगा, अगर हुड्डा था मतलब फैमिली लीनियज होता है, कहीं ना कहीं सपोर्ट आ जाए। हम लड़े थे, वो 2012 में लड़े थे, जीत गए। उससे पहले सलीम हुड्डा गया, सलीम हुड्डा सीएलसी में प्रेसिडेंट रहे। हाँ, और शायद ये सीएलसी के इतिहास में शायद पहला ही जाट होगा जो उसमें क्योंकि वहां की कॉलेजों की पॉलिटिक्स अलग है और दूसरों की पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा अलग है। डूसू में तो अगर कॉलेज में 4 आदमी लड़ रहे हैं तो डूसू वालों को 400 वोट चाहिए। डूसू वाला किसी के साइडलाइन करेगा तो उसकी वोट कट जाएगी। अच्छा गौरव भाई, हमने जैसे देखा कि गुर्जर जो है या यादव जो है, थोड़ा सा उनका झुकाव एबीवीपी की तरफ ज्यादा है। दिल्ली देहात के जाटों का भी झुकाव एबीवीपी की तरफ थोड़ा है। हरियाणा के जाटों का, एनसीआर के जाटों का थोड़ा सा एनएसयूआई की तरफ ज्यादा है। अब इसमें मनी और मसला का कितना रोल है? हमने कास्ट फैक्टर तो बात करी, जनरल इलेक्शन मनी और मसला का रोल देखते हैं। आपकी नजर में पैसा और कोई लालच, शराब भी हॉस्टलों में बच्चों को पिलाई जाती है या मतलब पौवा दे दिया, बोतल दे दी, वो सब काम तो हो गए, लेकिन मतलब क्या पैसा भी बांटा जाता है या कुछ इंसेंटिव दिए जाते हैं जो ग्रुप में होते हैं ताकि वोट डलवाने के लिए? वो वाला हिस्सा कैसा है? ये मतलब अक्सर हम बाहर से बैठ के ऐसे कह रहे हैं, लेकिन क्या असल में रियलिटी भी है? कोई बात करते हैं, सिंपल सी बात। श्रद्धांजलि कॉलेज पड़ता है बिल्कुल हरियाणा बॉर्डर पे। अलीपुर हरियाणा बॉर्डर पे। अगर किसी आदमी को श्रद्धांजलि से लेके जाना है कालकाजी, या मान लो कालकाजी में जाके मैं एसटी धोला कुआ जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से बात का रास्ता 1.5 घंटे कम से कम है, जाम ना मिले तो। अगर मैं एक कॉमन आदमी हूँ और मुझे ट्रेवल करना है तो मुझे 100 रुपए तो कम से कम लगेंगे मिनिमम। मेट्रो में लगेंगे। अगर मैंने अपनी गाड़ी लेके गया तो 1000 रुपए मेरा पेट्रोल में, ठीक है। अब मसल अब मैं कह रहा हूँ पैसा एक्सपेंस कैसे बढ़ता है उसकी बात कर रहे हैं। अगर एक आदमी को दिन में ऐसे 10 कॉलेज कवर करने पड़ गए तो उसका 5,000 रुपए पेट्रोल हो गया। अकेले सपोर्टर भी तो शिकार करता और वो अकेला आदमी भी जाएगा, अकेला आदमी जाएगा तो वो एक बात होती है ना,
चर्चा पर्चा और खर्चा तो नहीं, हाँ, वो अगर जिसका दिखेगा नहीं है, कई बार क्या होता है कि जो चीज दिखती नहीं है ना, बेशक कितना ही एक्टिव हो, कितना ही अच्छा आदमी हो, वो नहीं निकल पाता है, कुछ नहीं, क्योंकि उसका प्रचार नहीं बहुत सुस्त है। और आज के टाइम में सोशल मीडिया का जमाना है, देखो जो खर्चा करेगा डायरेक्ट रिलेशन हो गया ना मनी का, तो देखो जो खर्चा करेगा उसी का पर्चा छपेगा, जो जिसका पर्चा छपेगा उसी की चर्चा होगी। देखो एक ना ट्रेंड होता है, मैंने सिर्फ जेएनयू में देखा, जेएनयू में प्रेसिडेंशियल डिबेट नाम की चीज होती है, यहाँ पर डिबेट नाम की कोई चीज नहीं, क्या मतलब है ना, ये तो मामला लग रहा है ना। यहाँ पे क्या है, क्योंकि वो जेएनयू क्लोज कैंपस है, डीयू ओपन कैंपस, ओपन कैंपस में जितना ट्रैवल होगा उतना एक्सपेंस बढ़ेगा, उसके बाद चीजें ऐसे ही अपने आप एक्सपेंस बढ़ते चले जाते हैं। वो कहने की बातें कि लिंक दो कमेटी लागू हो गई होगी, चीजें इतने एज रिस्ट्रिक्शन ये वो। अब मान लो कोई बच्चा है, वो बस से ट्रैवल करके जाए, बस का पास डीयू के बच्चे को मिलता है, वो 100 रुपए महीना होता है, उसमें वो ट्रैवल कर रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ, वो दिन में 2-3 कॉलेज जाएगा और शाम तक ऐसा हो जाएगा तो जब सोएगा क्या करेगा, कुछ नहीं। तो मतलब बेसिकली तो कैंपेनिंग के लिए भी देख लो ना, अपनी कोई 5 से 10 गाड़ी चाहिए, 50 बच्चे भी लेके जाने हैं, पर गाड़ी में 5 ठीक ठाक बड़ी गाड़ी है, एक आधी फॉर्च्यूनर होगी थोड़ी सी, वो अपने आप जाएगा कैंपेनिंग, ठीक है, उनका खर्चा, उनका तेल खर्चा जितना वो तेल भी है, फिर जो पूरे दिन 24 घंटे लड़के आपके पास हैं, चाहे सब आपके फॉलोअर्स ना हो, आपके साथी ग्रुप के ना हो, लेकिन बहुत सारे जो भीड़ आप ले जा रहे हो, फिर वो दे नीड समथिंग। क्या होता है ना, एट द एंड ऑफ द डे क्या है, इसमें 2 तरह की चीज होती है। अगर आप कि मैं उनका नहीं कह रहा, बल्कि मेरा जो सवाल था ना वो सिर्फ इस पे नहीं था कि जो आपके सपोर्टर्स आते चल रहे हैं, जो कॉमन वोटर है, उसको वोट डालने के लिए उसको क्या, उसको इंसेंटिव देते हैं कुछ, जैसे हॉस्टल में कोई लड़के हो गए, पार्क डे स्कॉलर है, वैसे कोई रेन डांस पार्टी करा देते हैं, ये सब जो चलता है ना, ये पार्टीज वगैरह ऑर्गेनाइज की जाती है, क्योंकि एक ग्रुप इकट्ठा होगा है, उसको जिसको मैंने कह दिया कि भैया कल मैं आपको ट्रीट दे रहा हूँ, या कल मैं कहीं घुमाने लेके जा रहा हूँ, कल फ्री करवा दिया एडवेंचर आइलैंड आपके लिए, जो बच्चा जाएगा वो जाके घूम सकता है डीयू के आई कार्ड पे। तो क्या है, जो वापस जाएगा वो देखेगा कि यार ये एनएसयूआई ने कराया या एबीवीपी ने कराया, ये चीजें बड़ी कॉमन है। ये मतलब कोई इवेंट करवा दिया, वहाँ के अवार्ड बंटवा दिए, वहाँ लोगों को खाना पीना खिला दिया, ये क्योंकि कनेक्ट बनता है इससे लोगों का, कि मतलब वो उसमें दिमाग में आएगा, वो 10 जगह घूमेगी चीजें, यार वो वे लोग करा रहे हैं एक्टिव। क्योंकि क्या है, कई बार इशू से ज्यादा एक चर्चा बात होती है किसकी इस टाइम हवा चल रही है, सही हवा का ज्यादा फैक्टर है। तो गौरव भाई काफी बात करी इस टॉपिक पे, और हम रहे भी हैं यूनिवर्सिटी में, देखा भी है। अब मुद्दे की बात पर आ जाए, हम अपने डिस्कशन के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। हवा तो बन जाए है, ये प्रेसिडेंट भी बन जाए है, मेंबर बन जाए, सेक्रेटरी बन जाए, इसके बाद जो ये लोग बने हैं, फिर ये गुमनामी के अंधेरे में तो गुम नहीं हो जाते, क्योंकि हमने पहले देखा है अरुण जेटली जी थे, विजय गोयल जी थे एबीपी में 70s में, लालू यादव थे, ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लिखे 70s का जो राजनीतिकरण है सारा, इमरजेंसी era उसके बाद। अब हाल फिलहाल में मेरे को जो भी कोई यहाँ पड़ा है ना, चडूसमो हो या बाकी हरियाणा की किसी स्टेट बॉडी के इलेक्शन हुए हो, राजस्थान में जोधपुर यूनिवर्सिटी में निर्मल चौधरी है, कोई भी हो, उसके बाद उसकी जो ग्रोथ है आगे नेशनल पॉलिटिक्स में, एमएलए एमपी बनना या कोई पदभार मिलना, छोटे मोटे पदभार देते हैं, सह मीडिया प्रभारी, मीडिया प्रभारी या युवा अध्यक्ष, छोटा मोटा युवा अध्यक्ष जो है, ठीक है, महिला मोर्चे की अध्यक्ष, इस टाइप के ये लोग अपना पैसा खर्चा करते हैं। और पर्सनली घर में इतना मानूं कि पार्टी फंड देता ज्यादा नहीं मिलता, कुछ तो कुछ कैंडिडेट का पर्सनल खर्चा काफी ज्यादा है, ठीक है, तो ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको डिविडेंड मिलता है 10 साल 15 साल बाद। तो क्या होता है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है ना, वो दिल्ली के अंतर्गत करना है, और बहुत रेयर ऐसा होता है कि दिल्ली में क्या है, दिल्ली में तो एक आईएएस भी आएगा ना, वो पावर कम एंजॉय कर पाएगा बाहर के स्टेट में। अब क्या है, दिल्ली का बच्चा है, कोई कंटेस्ट कर रहा है, वो दिल्ली में घूम जाएगा, लेकिन उसको काम क्या कहाँ करना है, अगर उसको टिकट मांगनी है तो अपने एरिया में। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ बहुत छोटे छोटे एरियाज है, और यहाँ बहुत पुराने लोग बसे हुए, तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिशियन एमएलए उनकी फैमिलीज वो काबिज है चीजों पे। नए बच्चे की एंट्री, मान लो तू और मैं इलेक्शन लड़के देखते हैं अपने टाइम पे, हम बन जाते प्रेसिडेंट, ठीक है, हम अपने घर वाले किला बिकवा देते, कुछ और बिकवा देते, उसके बाद हमारी कितनी रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी है कि हम दिल्ली का इलेक्शन लड़के या हरियाणा में अपने सोनीपत, पानीपत, रोहतक, कैथल, सिरसा इलेक्शन लड़के हम मुड़े एमएलए बन सके हैं। हमारा थोड़ा बहुत फेस भी बन जाता है, या हमें पॉलिटिक्स समझ जाती है, हमें कैंपेनिंग करनी आ जाती है, हमें बोलना आ जाता है, पब्लिक स्पीकिंग आ जाती है, ऑर्गेनाइजेशन स्किल आ जाती है, लेकिन वो जो कुछ भी हमने यहाँ सीखा है, इन्वेस्ट करा है, उसका डिविडेंड मिलता है। तो क्या होता है, जब कैंडिडेट खुद इलेक्शन लड़ता है ना, तो वो चलता है, सीखता नहीं है, पहली चीज तो ये। अच्छा, उसको सिखाती है, उसके बनने के बाद आने वाले 3-4 साल की राजनीति, जो डीयू में रह रहा है या फिर अगले किसी कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ा रहा है,
क्योंकि क्या होता है, इनमें दो आम फर्क है दोस्तों। एक तो वो है जो इलेक्शन लड़ा है, हर एक वोट से इलेक्शन लड़ा हुआ जलन लग रहा है। हाँ, तो कई सिर्फ फेस भी है। हाँ, कई क्योंकि डूसू में हमने लॉ फैकल्टी में देखा करते ग्रुप होया है। हाँ, एक ग्रुप है जो इलेक्शन लड़वा हुआ है, उसकी जो स्ट्रेंथ है। हाँ, और वे ग्रुप इन पावर और आउट ऑफ पावर होते रहे हैं। जो फेस है ना, हाँ, फेस इंपॉर्टेंट नहीं है। फेस इंपोर्टेंट नहीं है, क्योंकि क्या बात है, मैंने पहली बात की 52-53 कॉलेज डिपार्टमेंट से सब मिला के हर किसी की बस की नहीं है। लेकिन वो जो ग्रुप है वो होल्ड रखता है। अगर मान लो 20-25 कॉलेज में, मतलब उसके ग्रुप का मतलब ये है कि उस ग्रुप के अंदर एक कलेक्टिव एक कंसेंसस बना हुआ है कि हम सब एक साथ हैं, हम सब मिल के बैठ के कैंडिडेट को लेके आएंगे, वो ग्रुप जीतता है। हर साल का अपना एजेंडा होता है कि इसको सपोर्ट करना है, इसको करना है, ये बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। कैंडिडेट तो एक आने जाने वाली चीज है। कैंडिडेट सीखता है उस ग्रुप से लड़ने के बाद, जब उस ग्रुप के अंदर इन्वॉल्व होके वो आगे ही राजनीति करता है, तब वो सीखता है। अभी देखिए जाए एक बात, तो इस साल इलेक्शन की बात करें तो अगर प्रेसिडेंट पे बात करें हम, तो हितेश गुड़िया लड़का था जो फर्स्ट रनर अप और जो विनर, तुषार डेटा। तुषार डेटा गोंडा से आने वाला लड़का है, ठीक है, गुजर कम्युनिटी से बिलोंग करता है। हितेश गुड़िया जाट कम्युनिटी से बिलोंग करता है, जज्जर से आता है, बादली से, ठीक है। अब क्या है, जो हितेश गुड़िया है उसका परिवार कांग्रेस में एक्टिव रहा है, ठीक है। उसने वो खुद किसान आंदोलन के अंदर पार्ट रहा है, ठीक है। तो उसने थोड़ा सा वहां पे देखा, फिर इसका फायदा उसको इलेक्शन में मिला कि जो किसान यूनियंस वगैरह थी, क्योंकि ये वहां पे एक्टिव था, तो किसान यूनियन ने भी समझ गया। एक बैकग्राउंड रहा है इसका, बैकग्राउंड रहा, पॉलिटिकल एक्टिविज्म का कह लो, कांग्रेस का कह लो, स्टूडेंट एक्टिविज्म की कह लो। अब बात आती है तुषार ने सत्यवती से था। तुषार लंबे टाइम तक उसने 8-9 साल 7-8 साल पार्टी को दी, एबीवीपी को दी, कि उसने एबीवीपी के लिए पर्चा भी किया, पोस्टर भी चिपकाया, हर चीज किया। तो एबीवीपी के अंदर क्या है, दो चीज, एनएसयूआई और एबीवीपी में जो फर्क होता है। एनएसयूआई आपके पास स्ट्रेंथ है, बेशक आपने वो एक दिन में गेन करी हो या मैं वो 10 साल में गेन करी हो, तो आप स्ट्रेंथ हो तो आप पावरफुल हो, मतलब आपको नॉमिनेशन मिल जाएगा, टिकट मिल जाएगी। बात आती है एबीवीपी की, आपके पास स्ट्रेंथ है, एक पार्ट है वो उसका, लेकिन आपने पार्टी को कितना दिया, कार्डर में कितना। दोस्तों बीच में अपनी बात कर रही थी किसी टेक्निकल रीजन की वजह से, और पॉडकास्ट की समाप्ति पर मैं तो गौरव भाई आखिरी सवाल मेरा आपसे जो होगा कि ये जो इतने वायदे करते हैं स्टूडेंट यूनियन वाले जो जीतते हैं, ये पूरे हो पाते हैं कि नहीं? देखो मेरा जो मानना है ना, कि जितने भी यूनियन होगी, एसोसिएशन होगी, या फिर कोई भी संगठन हो गया जो, या एनजीओ हो गया, ये सब प्रेशर ग्रुप्स, ये प्रेशर तो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मानना या ना मानना ये फाइनल डिसीजन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो रेवेन्यू को मैटर करती है। मान लो मैंने कह दिया कि अगर मैं जीतूंगा तो मैं यूनिवर्सिटी के लिए जितनी बसेस हैं, इसी बसेस को फ्री करा दूंगा, या फिर मैं जितनी भी मेट्रोज हैं जो स्टूडेंट्स के लिए वो फ्री करा दूंगा। अब इसमें रेवेन्यू का कितना लॉस होगा, ये तो गवर्नमेंट को देखना है ना। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, पहले से सब्सिडाइज्ड हैं, ठीक है, और उसके अंदर मैं ऐसे वायदे कर रहा हूँ। वैसे भी आजकल वायदे करना जरूरी होता है, पूरे निभाना जरूरी शायद ही नहीं होता। तो मेन जो है ना, बॉल जो है एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। सही। तो दोस्तों याद थी आज की कन्वर्सेशन अपनी गौरव भाई गलिया पॉलिटिक्स पर डूसू में ट्रेंड रहे हैं कि उसमें एलिमेंट है, किसे लोग इलेक्शन लड़ा है कि उसमें फैक्टर है, और आगे और बात करेंगे। इसके अलावा गौरव भाई थे दोबारा पॉडकास्ट में जब मौका सर देगा हरियाणा की पॉलिटिक्स पे, बाकी स्टूडेंट इलेक्शन जो नॉर्थ इंडिया में है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में उसको बात करेंगे। आज के एपिसोड में इतना ही था। माननीय गौरव भाई ने दो इजाजत। जय राम।